Hi my dear students, this is Rupali. I welcome you to the English school. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोम विंड। अब ये पोम ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी. इट वॉज रिटन इन तमिल बाय सुब्रमण्या भारती. It was later translated to English by A.K. Ramanujan. You have to remember these two names. Now, in life, we all have to face many problems from time to time. हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई ले लो कोविड. वी आर ऑल फेसिंग इट टुगेदर. नाउ हाउ टू फाइट कोविड. कोविड से कैसे लड़ना है? क्या हम घर से बाहर जाएंगे और एक दिन हमें लगेगा कि आज हम कोविड से लड़के आते हैं? नो, वो हमारे ही अगेंस्ट चला जाएगा. तो हम कोविड से कैसे लड़ेंगे? वी कैन फाइट कोविड बाय स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्व्स. हम खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके कोविड से लड़ सकते हैं. यस, इन द सेम वे अगर कोई बहुत तेज आंधी चलती है तो उससे हम अपने घरों को कैसे बचाएंगे? अपने घर को बचाने का बस एक ही तरीका है, एंड दैट इज टू बिल्ड आवर हाउसेस स्ट्रॉन्ग. घरों को बनाना ही स्ट्रॉन्ग है, ताकि अगर चाहे कोई विंड आए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज नेचुरल डिजास्टर को तो हम रोक नहीं सकते, हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो पोएट इस चीज से हमें यही बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में तो बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. हम हर प्रॉब्लम से लड़ने नहीं भाग सकते हैं, हमें उन्हें फ्रेंड बनाना है. और वो फ्रेंड कैसे बनेंगे? जब हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो पोएट हमें दे रहे हैं. Now, before we get into the line-by-line understanding of the poem and understanding the literary devices of the poem, if you like this video, hit the like button because that would give me motivation, and also subscribe to my channel. Let's start now. In this poem, the poet talks to the wind. Poet directly wind से बात कर रहे हैं. And wind symbolizes difficulties and challenges. Symbolizes मतलब विंड रिप्रेजेंट करती है डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस को. ओके, नाउ लेट्स रीड द पोम. विंड कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. डोंट स्कैटर द पेपर्स. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देयर, लुक वॉट यू डिड. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Here poet is talking to the wind, और वो wind से directly बात करते हुए कह रहे हैं कि wind come softly. He is requesting the wind to come softly. वो wind को request कर रहे हैं कि तुम बहुत तेज़ मत आना, तुम softly आना, क्योंकि जब तुम बहुत तेज़ आती हो तुम बहुत powerful होती हो और बहुत destructive हो जाती हो, चीज़ें destroy करने लग जाती हो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. जब तुम तेज़ आती हो तो तुम विंडोज़ के शटर्स को ब्रेक कर देती हो, तुम विंडोज़ को तोड़ देती हो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. तुम पेपर्स, सारे मेरे पेपर्स को स्कैटर, इधर उधर कर देती हो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. जो बुक्स शेल्फ पे, बुक शेल्फ पे रखी होती हैं वो तुम नीचे गिरा देती हो. देयर, लुक वॉट यू डिड. यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो तुमने क्या किया, तुम तेज़ आई और तुमने सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. सो विंड, कभी भी आपने नोटिस किया होगा जब बहुत तेज़ विंड आती है वो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें कर सकती है. तो वो इतनी पावरफुल होती है विंड. Okay, you brought rain again. So the poet is also saying that you brought rain again. Wind अपने साथ बारिश भी लेकर आई है. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. Again, the poet is talking to the wind directly and he's saying, you are very clever at poking fun at weaklings. Wind, तुम बहुत clever हो, तुम बहुत smart हो, क्योंकि तुम मजाक उड़ाती हो किसका? Weaklings का. Weaklings means weak का. जो भी weak होता है तुम उनका मजाक उड़ाती हो. You target the weak people and weak things. Because wind को भी पता है कि जो weak होगा वो जल्दी give up कर देगा.
वो उसके सामने जल्दी फॉल कर जाएगा. Therefore, the wind is very clever because it makes fun of the weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. अब नेक्स्ट 3 लाइन्स में पोएट बता रहे हैं कि क्या क्या वो वीक चीज़ें हैं जिनका मजाक उड़ा रही है विंड. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल मीन्स वीक. क्रम्बलिंग अगेन, क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग एंड कमिंग डाउन एंड फॉलिंग. तो जो वीक होगा वो जल्दी फॉल करेगा, जल्दी टूटेगा और नीचे गिरेगा. सो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, घर जो वीक होते हैं. क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स जो कि वीक होते हैं. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं? राफ्टर्स आर लॉग ऑफ वुड्स दैट आर यूज्ड ऑन रूफ. दिस राइट हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ राफ्टर. क्रम्बलिंग वुड, वुड जो वीक होती है वो भी क्रम्बल कर जाती है. क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, इवन ह्यूमन लाइव्स भी गिर जाती हैं, मतलब लाइव्स तक ले लेती है विंड अगर वो सामने वाला इंसान वीक है तो. क्रम्बलिंग हार्ट्स. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. विंड को अब गॉड बोला गया है और ये बोला गया है कि विंड गॉड की तरह एक्ट करता है और वो सेपरेट करता है किसको? वीक को और स्ट्रॉन्ग को, उनको सेपरेट करता है. विनो क्या होता है? विनोइंग इज़ अ प्रोसेस जिससे कि हम लाइटर पार्टिकल्स ऑफ शाफ या डर्ट को सेपरेट करते हैं ग्रेन से. तो ग्रेन और डर्ट को सेपरेट किया जाता है. डर्ट क्योंकि लाइटर होता है वो अपने आप सेपरेट हो जाता है इस प्रोसेस की मदद से. तो वही है, यहाँ पर डर्ट जो कि लाइटर है उसको कंपेयर किया है वीक पीपल से जो कि अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं जब विंड आती है तो विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. वो सेपरेट करता है और वीक को क्रश कर देता है. जो भी वीक होता है इंसान या थिंग उसको क्रश कर देता है. ये उसी तरह से है जैसे आपके लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होंगी जो कि वीक होंगे. जो स्ट्रॉन्ग होंगे मेंटली एंड फिजिकली वो डिफ़िकल्टीज़ को पार कर जाएंगे एंड इवन उन डिफ़िकल्टीज़ से कुछ सीखेंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. सो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन जो कि इन सिचुएशंस में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. विंड गॉड अपने हिसाब से चल रहा है. आप उन्हें जाके बोलेंगे मैं तो वीक हूँ मुझे छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता है. इट विल नॉट लिसन टू यू. इट विल डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू. सो कम, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So in the end, the poet is asking us to build strong homes. He's saying that only if we'll have strong homes, we'll be able to stand in front of the wind. He's not asking us to fight the wind. He is just asking us to befriend the wind. वो हमें विंड से फ्रेंडशिप करने के लिए कह रहे हैं. और हम विंड से फ्रेंडशिप कब कर सकते हैं? हम तभी कर सकते हैं जब हम डिटरमाइंड होंगे और जब हम पूरे स्ट्रेंथ के साथ विंड के सामने खड़े होंगे. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. डोर्स को हम फर्मली क्लोज करते हैं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. और डोर्स को किससे कंपेयर किया है? बॉडी से, आउटर बॉडी. ओके, हमारी ह्यूमन बॉडी. तो हमें अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. और सेकेंडली हमें अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा. हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना होगा. Do this and the wind will be friends with us. And the poet is saying that if you will do this, just these two things, make yourselves physically and mentally strong. आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो wind पक्का हमारी friend बन जाएगी. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. बहुत beautiful imagery यूज़ की है यहाँ poet ने. उन्होंने ये बोला है कि विंड जो होती है वो स्मॉल फायर्स को बुझा देती है. कोई इमेजिन करो देयर इज़ अ दिया और विंड चलती है तो ऑब्वियसली वो दिया बुझ जाएगा.
पर अगर फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, तो विंड क्या करेगी, विंड उसे और बढ़ा देती है. फायर विल रॉर एंड फ्लरिश. रॉर मतलब फायर एक बहुत लाउड साउंड करती है और फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है. फ्लरिश मीन्स टू डेवलप, तो और ज़्यादा ग्रो हो जाती है विंड की वजह से. तो सेकेंड सिचुएशन में जहाँ फायर बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फायर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमें उतना ही स्ट्रॉन्ग होना है ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आती है तो हम उस डिफ़िकल्टी से कुछ सीखते हैं और हम और ज़्यादा फ्लरिश होते हैं और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. किसकी फ्रेंडशिप गुड है, विंड की. विंड्स फ्रेंडशिप इज़ गुड. ऐसा क्यों बोला है पोएट ने, इसीलिए बोला है कि अगर हम उसके फ्रेंड बन जाएंगे तो वो हमें हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. वी प्रेज हिम एवरी डे. और हम उसे हर दिन उसकी तारीफ़ करते हैं. क्यों तारीफ़ करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ग्रो ओनली व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली. अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी पोएम में विंड को ही बोल के रेफ़र किया है. आई एम ट्रांसलेटिंग इट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. तो हिंदी में हम हवा चल रही है बोलते हैं, तो इट बिकम्स वेरी ऑड अगर मैं बोलती हूँ हवा चल रहा है. सो ऑल्दो मैंने इस एक्सप्लेनेशन में चल रही है करके रेफ़र किया है, यू हैव टू रिमेंबर दैट विंड हैज़ बीन रेफर्ड एज ही इन द पोम. ओके, now let's talk about the literary devices used in the poem. First, is there a rhyme scheme in the poem? No, there is no rhyme scheme in the poem. It is written in free verse. Free verse क्या होता है, जब पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं होती है, वर्ड्स एक दूसरे से राइम नहीं करते हैं, तब उसे हम फ्री वर्स कहते हैं. सो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. नेक्स्ट, symbolism. So the literary device symbolism is used, as I have told you, कि विंड एक सिंबल है किस चीज़ के लिए, एडवर्सिटीज़ या डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं हमारी लाइफ में, उस चीज़ का सिंबल है विंड. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोम इज एनाफोरा. Anaphora is the repetition of a word or phrase at the beginning of consecutive lines. मतलब किसी भी 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में जब फर्स्ट वर्ड रिपीट किया जाता है कंटिन्यूसली, तब वो एनाफोरा होता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी इस पोम में 2nd, 3rd, 4th लाइन बिगिन्स विथ डोंट. सो डोंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सो इट बिकम्स एनाफोरा. Again, you are, these are being repeated in these lines, so this is also anaphora. Next literary device used is personification. As I have told you, wind को हमने क्या रेफर किया है, he रेफर किया है. So that literary device is personification, जहाँ हम किसी non living thing को living thing के characteristics दे देते हैं. That is personification. So here wind is referred as he, so that becomes personification. Also he is talking to wind directly, जो कि सच में नहीं हो सकता है, वो literary device यूज़ किया गया है जो कि है personification. Next literary device used is repetition. Repetition तब होता है जब same word या phrase को बार बार repeat किया जाता है. So इस poem में crumbling word को बहुत बार repeat किया गया है, so that is repetition. Alliteration. Last one is alliteration. Alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. एक एग्जाम्पल से समझेंगे. Wind winnows. यहाँ पर व साउंड रिपीट हो रही है दोनों में, व, wind winnows. So this is alliteration. Another example is won't what. He won't do what you tell him. So the sound is being repeated again. So that was all about the poem. I hope you have understood it well, and if you have, don't forget to like and subscribe. Thank you.